अस्सलाम वालेकुम जनाब। वो जनाब इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसी थ्रू इंडक्टर व्हेन एन इंडक्टिव सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसकी इंडक्टेंस है, जिसमें इंडक्टर शामिल है। जब आप उसको एसी सप्लाई देते हैं जनाब आली, ये इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है जनाब एल। याद रहे आइडियल केस की बात कर रहे हैं। फिलहाल ये जो कनेक्टिंग वायर्स है इनकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल स्मॉल है, यानी आइडियल केस में रेजिस्टेंस है ही नहीं। फिलहाल इनको कंसिडर नहीं करेंगे। जब हम इंडक्टर के साथ रेजिस्टर को शामिल करेंगे फिर रेजिस्टेंस साथ में कैलकुलेट हो जाएगी। तो फिलहाल इस सर्किट की सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस है, इसको हमने एसी सप्लाई दी है। जो हमने वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं ये V = V0 sin थीटा है। अब आगे सूरत हाल क्या बनती है वो हमने देखना है। देखिए जी, हमने रेजिस्टर को पहले डिस्कस किया, एसी थ्रू रेजिस्टर, उसमें I और V इन फेज थे, एंगल 0 था। हमने शुरू से डिस्कस किया कि यहाँ पे वोल्टेज कितने थे तो यहाँ पे कितने आए, उसके हिसाब से आगे चले। फिर जब हमने एसी थ्रू कैपेसिटर को डिस्कस किया, वहां पे वोल्टेज कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज डिसाइड करते हैं कि करंट कितना है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स पे जितना है, मतलब प्लेट्स पे जितना चार्ज है वो डिसाइड करेगा कि मजीद चार्ज आना मुश्किल है कि आसान है। जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाता है, चार्ज मैक्सिमम हो जाता है, फिर मजीद चार्ज का आना बहुत मुश्किल होता है। तो जब चार्ज मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, तो करंट मिनिमम हो जाता है। और जब चार्ज मिनिमम, वोल्टेज मिनिमम, तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। वहां पे प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस यानी प्लेट पे आने वाला चार्ज डिसाइड करता है कि करंट कितना होना है। जबकि यहां पे सूरत हाल उलट होगी। अब इंडक्टिव सर्किट में करंट डिसाइड करेगा कि वोल्टेज कितने होने हैं। कैसे? देखिए, जब आप यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे V = V0 sin थीटा, साइनोसाइडल वोल्टेज यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां पर भी साइनोसाइडल वोल्टेज आएंगे। उसके नतीजे में इंडक्टर से करंट गुजरेगा, साइनोसाइडल करंट गुजरेगा। अच्छा, एक और बात भी, कैपेसिटिव सर्किट में एक कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर लेता है, एसी उसमें से गुजर जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जबकि एक इंडक्टर एसी सर्किट में अपोज करता है करंट को अपनी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, बैक ईएमएफ की वजह से, जिसकी वजह से उसका रोल रेजिस्टर की तरह होता है। लेकिन डीसी सर्किट में इंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता। डीसी सर्किट में चूंकि करंट चेंज नहीं होता, फ्लक्स चेंज नहीं होता, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, तो उसकी जो कॉपर वायर की आम छोटी मोटी रेजिस्टेंस होगी, निग्लिजिबल स्मॉल ही होती है वैसे, तो वो वही काम करेगा। तो एक इंडक्टर एसी को अपोज करेगा, डीसी को नहीं करेगा। जबकि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी गुजरने देगा। अच्छा, तो जनाब जब यहां पे अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अप्लाई होता है तो इसमें से करंट गुजरता है, और ये करंट कौन सा है जी? साइनोसाइडल करंट है। वोल्टेज के नतीजे में करंट है ना, वोल्टेज आपने दिए हैं यहां पे V = V0 sin थीटा, उसके नतीजे में करंट जो गुजरेगा वो करंट होगा जनाब I = I0 sin थीटा। यहां पे करंट पहले लिखना है, करंट गुजर रहा है। अब करंट चूंकि साइनोसाइडल करंट है, हर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आ रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। वो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, बैक ईएमएफ है। अब वो अपोज करेगी किसको? जिस वजह से वो पैदा हो रही है, करंट में आने वाली तब्दीली को अपोज करेगी। इस करंट को अपोज किया जाएगा। ये अपोजिशन फिजिकल अपोजिशन नहीं है, तो इस अपोजिशन को रिएक्टेंस का नाम देते हैं। आज हमने डिफाइन करना है प्रॉपर्ली रिएक्टेंस को। तो जब यहां पे साइनोसाइडल करंट गुजरेगा इस इंडक्टर में से, तो करंट में आने वाली तब्दीली की वजह से फ्लक्स में तब्दीली आएगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसे वो जो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ, अपोज करेगी उस वजह को जिसकी वजह से इंड्यूस हो रही है। किसको अपोज करेगी? करंट को अपोज करेगी। तो जनाब अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो कितनी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? साइन थीटा साइन ओमेगा टी साइन 2πft, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो जनाब आली वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है इस करंट पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ = L ∆I/,
डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे ये ईएमएफ डिपेंड करती है। आइडियल केस में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगी लेकिन अपोजिट होगी। तो अगर आप यहाँ पे करंट मेंटेन करना चाहते हैं, करंट मेंटेन रहे, करंट जितना है उतना रहे, तो उसके लिए जो ईएमएफ इंड्यूस होना है, ये इंड्यूस होने वाली ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो इसका मतलब है कि V इज इक्वल दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू, ये ऐसे करके कर लीजिए। तो माइनस माइनस से कट के जनाब आली यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं वो डिपेंड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। कंफ्यूजन ये हो सकती है कि जनाब ये अगर इक्वल और अपोजिट है तो फिर रौला क्या रहा। ये आइडियल केस में है, रियल केस में बिल्कुल उतरे नहीं होंगे, थोड़े बहुत लॉसेस होने हैं, लेकिन वो रियल केस में रियल सिचुएशन की बात है। तो बहरहाल यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं इस इंडक्टर के अक्रॉस, ये वोल्टेज डिपेंड कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। तो अब यहां पे पहले करंट लिखा जाएगा, उसके बाद में वोल्टेज लिखे जाएंगे। करंट यहां पे साइन का फंक्शन है और जो वोल्टेज है ये आई टी कर्व के स्लोप के बराबर होंगे। तो जनाब यहां पे अब हम बनाते हैं पहले, अब करंट की वेव फॉर्म पहले बनेगी। ये करंट है ब्लैक वाला, एक्स एक्सिस पे है टाइम, और जो वोल्टेज है ये आई एल तो कांस्टेंट है, इसकी इंडक्टेंस तो आई टी कर्व का स्लोप पहले की तरह जनाब आली यहां पे देखिए, यहां पे स्लोप टेंजेंट ड्रा कीजिए। ये टेंजेंट बताएगा स्लोप कितना है जनाब। टेंजेंट का स्लोप चेक कीजिए, मैक्सिमम स्लोप है, वोल्टेज मैक्सिमम है। ये रेड वाली कर्व अब वोल्टेज की होगी। यहाँ पे स्लोप 0 है, टेंजेंट ड्रा कीजिए। टेंजेंट का स्लोप इस इंस्टेंट पर स्लोप है, स्लोप 0, टेंजेंट का स्लोप 0 है, वोल्टेज 0 है। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, स्लोप 0, वोल्टेज 0, स्लोप पॉजिटिव, तो वोल्टेज भी पॉजिटिव। तो लो जनाब आलिए ऐसे करके लो जी वोल्टेज की कर्व ये बन गई है। ये तो हमने स्लोप के तरीके से मालूम कर ली जनाब। देखें आज जरा जल्दी काम हो रहा है कैपेसिटर की निस्बत। तो जनाब मैथमेटिकली अगर आपने इसको करना है तो आप क्या करेंगे, V इज इक्वल टू L चेंज इन आई नॉट साइन ओमेगा टी। लो जी, तो जनाब डेरिवेटिव ले लीजिए। पहले आई नॉट को बाहर ले आइए जी, कांस्टेंट है डेल्टा ओवर डेल्टा टी साइन ओमेगा टी। लो जी डेरिवेटिव ले लीजिए, आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए। एल आई नॉट, उसके बाद जी चेंज इन समथिंग, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फंक्शन का डेरिवेटिव ओमेगा टी बटा टी, ओमेगा टी बटा टी जनाब, टी से टी कट गया तो वोल्टेज क्या हो गए, ओमेगा को इधर ले आइए, ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी यानी के कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। चूंकि थीटा के हिसाब से हमने कंपैरिजन करना है तो मैं थीटा लिख देता हूं, क्विकली चेक करना आसान होगा। लो जी इक्वेशन 1 और 3 को चेक कीजिए। इंडक्टिव सर्किट में करंट साइन का फंक्शन है, वोल्टेज कॉज का फंक्शन है। करंट साइन का फंक्शन है, वेव फॉर्म 0 से मीन पोजीशन से शुरू हो रही है, और वोल्टेज कॉज का फंक्शन है, वेव फॉर्म एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रही है। या आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए काम करते जाइए, थीटा 0 साइन 0 0, करंट 0, थीटा 0 कॉस 0 1, वोल्टेज मैक्सिमम, थीटा 90 कॉस 90 0, करंट सॉरी उल्टा कह गया मैं, थीटा 90 साइन 90 मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, ये आ गया करंट मैक्सिमम, और थीटा 90 कॉस 90 0, वोल्टेज 0। तो ऐसे ही जनाब कर्व ड्रा कर लीजिए। लो जी मोअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात क्या बना दिया, फेजर ड्रा करते हैं। करंट के लिए जनाब अली क्या फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, करंट के लिए 0 से शुरू हो रहा है तो इसका जो फेजर होगा जनाब ये एक्स एक्स के साथ 0 का एंगल बना रहा होगा करंट के लिए।
ओके। और जनाब जो वोल्टेज है ये कहाँ पे है, 90 पे। तो जो वोल्टेज का फेजर है जनाब वो आप बनाएंगे ऐसे करके, अगर बुक पे किसी और तरह से बना हुआ है तो वैसे नहीं, ऐसे करना है। वोल्टेज 90 पे है तो ये एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रहा होगा। और जनाब आपने अब देखना है ए ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। 90 वोल्टेज लीड कर रहे हैं, करंट लैग कर रहा है। एक इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेंगे और करंट 90 डिग्री लैग करेगा। कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री या π/2 रेडियन लीड कर रहा था, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहे हैं। बस याद रखना है कैपेसिटर में करंट आगे, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में उसके अपोजिट है। ये प्योरली है। अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह ऐड होगी, इसके अगले लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके बाद उसमें रेजिस्टेंस भी ऐड करेंगे कैपेसिटर के साथ और इंडक्टर के साथ बारी बारी। तो जनाब ये आ गया जी 90 का फेज डिफरेंस आ गया आई और वी के दरमियान। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आरएमएस वैल्यू भी हो सकती है, पीक वैल्यू भी हो सकती है, जो आपको जी चाहे, ये कोई मसला नहीं, बस एवरेज वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो जनाब पहले की तरह पावर डिसिपेशन भी मालूम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। वही तरीका है, वही डायग्राम है जो कैपेसिटर में थी, बस आई और वी की पोजीशन चेंज हो गई है। लो जनाब क्वार्टर बना लीजिए। ये हो गया जी पहला क्वार्टर, ये हो गया जनाब फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। लो जी, लो जनाब। तो जनाब फर्स्ट क्वार्टर में देखिए क्या है, आई की एवरेज वैल्यू ए, ये वाला ब्लैक वाला है, आई की एवरेज वैल्यू और वी की एवरेज वैल्यू पॉजिटिव है, तो आई और वी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वार्टर में ये पावर लेगा, कंज्यूम करेगा। सेकंड क्वार्टर में एक की एवरेज वैल्यू नेगेटिव है, दूसरे की पॉजिटिव है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। थर्ड क्वार्टर में दोनों की एवरेज वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वार्टर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। कट गया जनाब। पावर डिसिपेशन जीरो है इंडक्टिव सर्किट में, ये भी वाटलेस करंट होगा। तो करंट को अपोज तो किया जाएगा, करंट है पावर नहीं है। पावर डिसिपेशन क्यों जीरो है, क्योंकि ये भी एनर्जी स्टोर करता है। तो जब ये पावर कंज्यूम करेगा, एनर्जी खर्च करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा और फिर बाद में एनर्जी हमें प्रोवाइड भी कर देगा, इसीलिए ओवरऑल पावर डिसिपेशन जीरो है। लेकिन करंट है, इसीलिए इसे वाटलेस करंट कहा जाता है यहां पे भी। तो जनाब पावर डिसिपेशन हमने कैलकुलेट कर ली, डायग्राम बना के आपने करना है, बुक पे लिखा हुआ केयरफुली पढ़िएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आपने दूर कर लेना है कि जिस क्वार्टर में, जिस पोर्शन में पावर डिसिपेशन पॉजिटिव है वहां पे वो पावर लेगा, जहां पे नेगेटिव है वहां पे पावर देगा। नहीं, पावर कंज्यूम करेगा, सप्लाई करेगा, कंज्यूम करेगा, सप्लाई करेगा, कंज्यूम करेगा, सप्लाई करेगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो जनाब यहाँ पे भी अब देखिए करंट को अपोज तो किया जा रहा है, करंट को अपोजिशन मिल रही है सेल्फ इंडक्शन की वजह से, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ की वजह से करंट को अपोजिशन तो मिल रही है। लेकिन ये जो अपोजिशन है ये रेजिस्टेंस वाली नहीं है, ये फिजिकल अपोजिशन नहीं है। रेजिस्टेंस में जो करंट को अपोज किया जाता है फिजिकली, मतलब पकड़ के, जैसे टांग में टांग फंसा के गिरा देते हैं किसी को, बेचारे की चोट लग जाती है, रुक जाता है। जबकि यहाँ पे अपोजिशन होती है कैपेसिटर में और इंडक्टर में, अपोजिशन होती है करंट के लिए, लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं होता। उधर को जा रहा है और काका ना जाए भाई, रुक जाओ, अपोज कर दिया लेकिन उसकी एनर्जी ज़ाया नहीं हुई, वो रुक गया, बात मान ली उसने। यहां भी फिजिकली अपोज नहीं किया जाता। इस अपोजिशन को भी रिएक्टेंस का नाम देंगे, तो ये होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक इंडक्टर की रिएक्टेंस XL, L फॉर इंडक्टर। तो ये है जनाब ओमेगा L यानी 2πfL। देखिए डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है, जीरो तो XL जीरो। फॉर डीसी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज जीरो, इंडक्टर का कोई रोल नहीं डीसी में। अब यहां पे देखिए एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी रिएक्टेंस यानी अपोजिशन ज्यादा होगी। वजह एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट उतना ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जितना ज्यादा होगा ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी, अपोजिशन उतनी ज्यादा मिलेगी, अपोज ज्यादा करेगा। और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम होगा तो अपोज भी कम करेगा।
तो एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी। यूनिट इसके क्या हैं, ओहम वाले ही हैं। तो जनाब पावर डिसिपेशन भी हो गई, हमने इसकी रिएक्टेंस को भी डिस्कस कर लिया है। तो जनाब अब हम रिएक्टेंस को डिफाइन करते हैं। तो जनाब मैं अब यहाँ पे रेज करके यहाँ पे रिएक्टेंस की डेफिनेशन लिखता हूँ, साथ साथ नोट करते जाइएगा। ये इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगी। रिएक्टेंस व्हेन एन electrical circuit is excited by an alternating quantity, comma, then है सिंपल सी ही, then opposition offered बाय द सर्किट, मैं सर्किट लिख रहा हूं। अगर आपसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछी जाए तो आपने यहां पे कैपेसिटर लिख देना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछी जाए इंडक्टर लिख देना है, सिंपल रिएक्टेंस पूछी जाए तो ऐसे लिख देना है। देन द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट अदर देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अलावा टेक्निकली और प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ लाजमी होगी, क्योंकि वायर्स इन्वॉल्व होती हैं, उनकी रेजिस्टेंस है, लेकिन आइडियल केस में हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अदर देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अलावा जो अपोजिशन ऑफर की जाएगी इज कॉल्ड रिएक्टेंस, इज कॉल्ड रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय, चलें वैसे तो आपको पता है, लेकिन अब रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो ऐसे करके आप लिख लीजिए। यूनिट्स इसके ओहम हैं। अच्छा, अब आपके पास ये तो है रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, अगर कोई सर्किट ऐसा हो जिसमें के रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, या कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों हैं, या एक से ज़्यादा सर्किट कंपोनेंट हैं, तो अब उसमें रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व होगी। जैसे कि मैंने भी कहा थोड़ी देर पहले कि एक रियल सर्किट में रेजिस्टेंस तो होती ही है लाजमी, साथ में कैपेसिटेंस हो गई, उसकी इंडक्टेंस हो गई, उसकी वजह से रिएक्टेंस भी हो गई। तो अब उस सर्किट में अपोजिशन एक से ज़्यादा होंगी, हो सकता है रिएक्टेंसेस दो हों, हो सकता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हो, रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस सारा कुछ ही हो। तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस, ओनली रिएक्टेंस नहीं, रिएक्टेंसेस कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंसेस हो सकती हैं। इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है रला मड़ा के, उसे कहेंगे इंपेडेंस। क्या जी, इंपेडेंस। अब हमारे पास जो लोड हुआ करेगा, रेजिस्टिव लोड जिसकी सिर्फ रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव लोड जिसकी सिर्फ इंडक्टेंस है, और कैपेसिटिव लोड जिसकी सिर्फ कैपेसिटेंस है, या इनको कंबाइंड भी हो सकता है। तो जनाब इंपेडेंस क्या होगी, इसे जी से लिखते हैं, कैपिटल जी से, यानी आप लिखेंगे V इज इक्वल टू आई जी। सेंस वो हमला वाली है लेकिन वो नहीं है। तो जनाब व्हेन, वही पहले वाला ही, पहले जैसा ही, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहां पे सर्किट ही आना है और कुछ नहीं आना, इज एक्साइटेड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये एसी की बात हो रही है, बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, देन कंबाइंड इफेक्ट, याद रखें तो अल्फाज ध्यान से देखें, कंबाइंड इफेक्ट सामने लिखना, वो गलत होगा। अगर लिखना है तो वेक्टर सम लिखना है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में नहीं पूछनी, आगे जाके आएगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, कल की वीडियो में जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी। देन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड, यहां भी ध्यान रखना है, लिखना है ऑल द रिएक्टेंसेस, रेजिस्टेंस एंड ऑल द रिएक्टेंसेस इज कॉल्ड इंपेडेंस।
अच्छा जी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी है लेकिन आज मैं नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। वो भी पूरी नहीं होगी, उससे अगली वीडियो में लिखेंगे। तो जब मैं लिखूंगा उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो फिर यहाँ पे आके आपने वो लिखनी है। अगर ना भी लिखें, इतना लिखते तो भी ठीक है, लेकिन अगर लिखनी है तो आज से 2 वीडियो छोड़ के जो वीडियो आएगी वहाँ पे लिखनी है आपने। 2 दिन बाद जो वीडियो आएगी इसकी, उसमें वो वाली लिखनी है। तो यहाँ पे कोई और पंगा नहीं लेना। तो जनाब, और ख़ास तौर पे कंबाइंड इफेक्ट लिखें या वेक्टर सम लिखें, हमने वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, हम कर रहे हैं। आगे जाके हम इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस की तरफ जाएंगे जिनमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर, कैपेसिटर वगैरह, एक से ज़्यादा सर्किट कंपोनेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जनाब, आज हमने इंडक्टिव सर्किट को डिस्कस किया और उसकी डिटेल्स को और रेजिस्टेंस को और इम्पीडेंस को डिस्कस किया। यहाँ से आगे जनाब अब हम एक से ज़्यादा सर्किट कंपोनेंट्स के साथ सर्किट को डिस्कस किया करेंगे, और साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनानी हमने आज के बाद ख़त्म कर देनी है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हुआ करेगा। ओनली फेजर हम ड्रा किया करेंगे। तो उसके लिए देखते रहिए अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।